तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो सेशन है हरिद्वार जिले का अगला भाग हम लोग देखेंगे और उसके बाद हरिद्वार जिले का अंतिम भाग आपका आएगा। उसमें जो बचा कुचा होगा यानी जो बची हुई चीज़ें होंगी इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन जो कल प्रवक्ता का एग्ज़ाम है वो लोग परेशान मत होना, क्योंकि उसमें जो आएगा जो आ सकता है वो लगभग चीज़ें आज कवर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जो कल प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोगों का पेपर अच्छा होगा। आप लोग बस उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है समझ लीजिए वहाँ पे सबको याद आ जाएगा। अब हो क्या रहा होगा, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया लग रहा होगा हमें कुछ नहीं आता है, कोई नई चीज़ सुनाई दे रही होगी, दिमाग में प्रेशर आ रहा होगा। कभी लग रहा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड छूट गई, कभी लग रहा होगा उत्तराखंड कवर नहीं हो पा रहा, कभी लग रहा होगा जीएस क्या पूछेगा, कहीं करंट अफेयर घूम रही होगी, कभी मैथ्स रीजनिंग वगैरह घूम रहा होगा। तो ये होता है, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर आप परीक्षा के जितने नज़दीक पहुंचते हैं इन चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। यानी हर किसी के साथ ये समस्या है, आपके साथ भी है, दूसरे के साथ भी है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा सर इसकी मतलब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सेफ रहेगा, क्या हम लोग स्कोर करें कि हम लोग नेगेटिव से बचें, यानी जो हम लोग गैस करते हैं क्वेश्चनों को उसको करने से बचें। ये भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, इसका भी आपको मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, बहुत लंबे समय से हम लोग ये जिला सीरीज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं प्रवक्ता की जो तैयारी है वो नहीं करा सका। मैं कैपेबल था, मैं करा सकता था, लेकिन समय का अभाव था, इस वजह से मैं नहीं करा पाया। फिर भी मैंने उत्तराखंड के लिए जिला सीरीज आप लोगों के लिए रेगुलर शुरू की और रेगुलर मैंने क्लास दी और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैंने ये जिला सीरीज कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करता हूँ उत्तराखंड का पोर्शन आपका अच्छा खासा रहेगा। अगर आपने जिला सीरीज के साथ परीक्षावाणी में कुछ चैप्टर जैसे प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, मेले वाला जो चैप्टर है यानी धार्मिक उत्सव वगैरह, ये चैप्टर किए हैं तो आपका अच्छा खासा उत्तराखंड का स्कोर रहेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, आने वाले समय में जब प्रवक्ता की भर्ती आएगी तो एक तो ये बीच में सडनली ग्रुप सी का एग्ज़ाम आ गया। आप लोगों का पहले जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी, सडनली उसको प्रीलिम्स कर दिया, यानी आपका पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कर दिया। तो दो दो जगह हाथ डालना सही नहीं था, न ही उनका कोर्स होता न ही आपका होता, इसलिए मैं उस चीज़ से बचा। तो आप लोगों के उत्तराखंड का पोर्शन फिर भी मैंने कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज से मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो सके। ठीक है, अब आती है कल जो पेपर होगा, क्योंकि अब ये भी मैं जानता हूँ कि कल से बहुत से लोगों का साथ यहाँ इस चैनल से छूट जाएगा, क्योंकि जिसका पेपर बेहतर होगा वो तो क्या करेगा, आगे के एग्ज़ाम की तैयारी अपने सब्जेक्ट की करेगा, और जिसका खराब होगा या जिसका थोड़ा डल जाएगा वो तो कुछ दिनों टेंशन में ही रहेगा, बेहोश ही रहेगा। लेकिन परेशान मत होना, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, तैयारी मत छोड़ना। पेपर कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो एवरेज रहे, तैयारी आप लोग मत छोड़ना। कंटिन्यू आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करते रहना है। एक दिन आपका क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, निराश तो बिल्कुल नहीं होना है। अब आपने पढ़ दिया है, आपने जितना करना था, आपने अपने कर्म करने थे वो आप लोगों ने कर लिया है। अब पेपर कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जैसा भी होगा ये मत सोचो कि कैसा होगा। बस आपको एग्जाम में पार्टिसिपेशन करना है, पार्टिसिपेट देना है और वहाँ जो है पूरा पॉजिटिव होके क्वेश्चन करने। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आपकी फाइट सिर्फ अपने सब्जेक्ट वालों के साथ है। यानी अगर आयोग 15 गुना बुलाता है तो सोच लीजिए जितनी सीटें हैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतने कैंडिडेट बुलाने हैं। और सिर्फ कंपटीशन कहाँ होगा, आपके अपने सब्जेक्ट वालों के साथ। हिस्ट्री का हिस्ट्री, पॉलिटी का पॉलिटी, जियोग्राफी का जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स। तो आपका हर किसी का अपने सब्जेक्ट वालों के साथ कॉम्पिटिशन होना है। अब कैसे आप लोगों को पॉजिटिव होना है वो देखिए, जब पेपर में आप लोग बैठेंगे तो एक चीज़ सीधे दिमाग में लगाना कि यार इसमें तो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट वाले हैं, ऊपर से सिर्फ बीएड वाले हैं, यानी ओवरऑल कंपटीशन तो है नहीं। जब लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई एक जनरल पेपर कराया जाता है जहां हर कोई सम्मिलित हो सकता है, ग्रेजुएशन या पीजी लेवल का व्यक्ति, तो वहां पे क्या होता है, कट ऑफ लगभग 90-95 मार्क्स आती है। यानी एक प्रकार का 60% ही स्कोर के हिसाब से आयोग पेपर तय करता है। अब आप लोगों का सिर्फ अपने सब्जेक्ट वालों के साथ फाइट करने, और आप लोग जानते हैं जो बीएड किया हुआ होगा उसका कोई ना कोई पोर्शन कमजोर रह ही जाता है। यानी अगर जिसने पहले ये सोचा है कि मुझे टीचर बनना है तो वो उत्तराखंड वगैरह पे उतना फोकस नहीं करता, वो अपने सब्जेक्ट को ध्यान देता है, तो उसका उत्तराखंड डल हो जाता है। कोई ये सोचता है कि यार मुझे सब्जेक्ट बनानी, टीचिंग एप्टीट्यूड बनाना है, सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड तो सही होगा लेकिन वहाँ जीएस का पोर्शन कमजोर हो जाता है, किसी की मैथ्स रीजनिंग कमजोर हो जाती है। यानी इसमें ऑलराउंडर जो होगा, यानी हर सब्जेक्ट में जिसकी कमांड है, यानी
टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, मैथ्स रीजनिंग में भी, जीएस में भी, उत्तराखंड में भी बहुत कम मिलेंगे आपको। 5% 10% से ऊपर नहीं मिलते हैं ऐसे लोग जो हर सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिल पाता है तैयारी के दौरान। बीएड करेंगे तो दूसरा पोर्शन छूट जाता है, दूसरी चीज़ छूटेंगे देखेंगे तो कभी बीएड वाला पोर्शन छूट जाता है। तो ये याद रखना, जब आपका कल पेपर आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन थोड़ा सा आपका स्ट्रांग मिलेगा, ये मान के चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड के रहेंगे, यानी आप जो कमीशन वगैरह पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा यूनिट हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, उनसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयोग ये सोचता है कि सभी लोग बीएड वाले हैं तो इनसे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि ये पोर्शन सबको आता होगा। इसी वजह से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अच्छे खासे आपको दिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड का पोर्शन भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, बहुत टफ नहीं मिलेगा, बहुत ईजी भी नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि आयोग को ये लगता है कि उत्तराखंड के बारे में हर किसी को मतलब जानना चाहिए या उसको पता होना चाहिए। उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मैथ्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जीएस उतना टफ नहीं आएगी, करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपसे फिजिक्स वाले से हिस्ट्री टफ पूछे, हिस्ट्री वाले से साइंस से टफ पूछे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आयोग जीएस के क्वेश्चन को उतना ज़्यादा टफ ना पूछ के करंट अफेयर पूछेगा, और वो इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि उसको ये लगता है कि हाँ इसने करंट अफेयर पे अपडेट रखा होगा। ठीक है, करंट अफेयर के ठीक ठाक आएंगे। मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ नहीं आती, बहुत ईजी भी नहीं आती, ठीक ठाक आएगी। और मैथ्स रीजनिंग में रीजनिंग का पोर्शन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आती है क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं उस बात पे। देखिए, इस जिले को शुरू करने से पहले, मतलब आगे को बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ। पहली बात ये याद रखना कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके आधार पे आपकी कट ऑफ बननी है। आयोग का क्या रहता है कि वो ये मान के चलता है लगभग 60% स्कोरिंग आपकी, वो एक प्रकार से मानता है कि ये हमारा कट ऑफ रहेगा। यानी 150 में से 90 मार्क्स अगर वो लाते हो आप लोग, तो मान के चलिए अधिकांश लोग सेफ हैं इस स्कोर में 90 में। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का पासिंग मार्क्स है, और वो पेपर इसी हिसाब से सेट करेगा कि लगभग मैक्सिमम लोग 90 ला सकें। वो आयोग का सोचना होता है कि हाँ 90 के समथिंग वो स्कोर करें। तो इस प्रकार से मैंने भी जितने पेपर देखे या जो पेपर होते आए हैं जहां पहले स्क्रीनिंग होती है, वो इसके समथिंग आपका स्कोर देखना चाहता है और इसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। यानी वो ये मान के चलेगा कि 90 मार्क्स लगभग ले आएंगे। अब आप लोग नहीं ला पाते हैं तो पेपर का स्टैंडर्ड अप हो गया, पेपर थोड़ा जटिल हो गया, तो हो सकता है आप 80 मार्क्स में आ जाएं, या हो सकता है पेपर इजी रहे आप 95 प्लस में चले जाएं। यानी कहीं न कहीं जो कट ऑफ रहेगी या रहती है अधिकांश तो पेपर में, अब कोई फिक्स नहीं है। और पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ तो 60 भी जा सकती है, 70। पेपर बहुत ईजी आए तो कट ऑफ 110 भी जा सकती है, वो तो उस पेपर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये माना गया कि जो कट ऑफ रहती है 90 प्लस -5, यानी 90 प्लस होगा 5 होगा तो 95, 90 में से -5 होगा तो 85। इसके समथिंग कट ऑफ अधिकांश लेक्चर के एग्जाम में रहती है। जहां 15 गुना बुलाया जा रहा है तो हो सकता है कट ऑफ इस बार इसके समथिंग भी रह सकती है। अब आती है कि हमारा स्कोर क्या रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट 100 मार्क्स लाता है, यानी उसको लगता है कि मैंने 100 नंबर कवर कर लिए हैं, मान के चलिए कि बहुत आसानी से, बहुत खुशी खुशी वो अपना सब्जेक्ट क्या करेगा, तैयार करेगा। ये तो मान के चलिए, नो डाउट कि अगर आप 100 प्लस लाते हैं यानी 100 के समथिंग पहुंचते हैं तो मान के चलिए कि आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। यानी अगर कोई 100 नंबर पहुंच जाता है तो ज़्यादा गैस करने वाले क्वेश्चनों की ओर मत जाना, नुकसान हो सकता है। पेपर ठीक ठाक आने पर, यानी औसत आने पर, न टफ न ईजी। हाँ, ये हो सकता है कि अधिकांश पेपर अगर आपके 90, खासकर गर्ल्स का जो है 90 के समथिंग अगर आप ला रहे हैं 90 से 95, तो ज़्यादा गैस करने से बचना। अभी भी कह रहा हूँ 90, 95 अगर आप पहुँच गए हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से बचना जो नहीं आ रहे हैं, और 100 प्लस वाला तो सेफ है। और ये याद रखना, इस स्कोर के आसपास अगर आप गए हैं, यानी आपके एग्जैक्ट इतने आ रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आप लोग इसकी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 90 और 90 प्लस मार्क्स जाता है तो मान के चलिए कि उसको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो आंख बंद करके अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करे, बिना सोचे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हाँ, जिसके 90 प्लस आ रहे हैं वो भी सेफ है, उसको भी अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। अब आता है अगर इससे कम मार्क्स आते हैं, यानी 85
प्लस और 80 के समथिंग आते हैं, तो वो आपको खुद लग जाएगा कि यार ये पेपर जटिल है, मैंने जब इतना नहीं पढ़ा है, मैं इतना मेहनत करने के बाद गया तो वहाँ इस प्रकार का पेपर आया है, तो मेरे लिए टफ है, तो हो सकता है दूसरे के लिए भी टफ हो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 85 अगर आपको टफ लगे, क्योंकि ये तो आप जानेंगे कि आपने मेहनत कितनी की थी। अब पढ़ाई नहीं है, कह रहे हो कि 60 नंबर आ रहे हैं, पेपर टफ था, उससे नहीं, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर इसके पीछे लगा था, जो मेहनत कर रहा था। अगर वो 85 या 80 मार्क्स के आसपास लाता है तो मान के चलिए कि पेपर उसके अकॉर्डिंग अगर टफ था, उसको लग रहा है कि यार हाँ इतनी मेहनत करने के बाद टफ था, तो दूसरा भी लगभग उसी रेंज में होता है, तो उस केस में आप 85 प्लस पे भी सेव हो गए। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये है, सपोज अगर आप 90 प्लस जाते हैं तो ज्यादा गैस करने से बचना। अभी भी कह रहा हूं, अगर आप एग्जैक्टली 90 प्लस जाते हैं तो ज्यादा गैस करने से बचना, नेगेटिव मार्क्स से बचना। और 90 प्लस कब गए होंगे आप याद रखना, जब आप 90 शुरू कर रहे हो, 90 के 90 100 सही नहीं होंगे, आप 90 प्लस तब जाएंगे जब आप 110 के समथिंग अटेम्प्ट किए होंगे आपने, तब आप इसके आसपास पहुंचे होंगे। लेकिन जो एग्जैक्टली इतने पहुंच गया 100 अटेम्प्ट करके या 95 अटेम्प्ट करके, इतने अगर वो पहुंच गए तो 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि उसका बहुत लंबी जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचते हैं छूने के लिए, तो 10-12 क्वेश्चन अगर उसको थोड़ा सा भी अनुमान रहते कि इसका आंसर ये हो सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में अगर आप पहुंच गए तो ज्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने से बचना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर जरूर अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए। सब एक से होते हैं यार, हमें लगता है कि यार इसने ज़्यादा पढ़ दिया, मैंने कम पढ़ दिया, सब कुछ नहीं होता, सब अपने आप में बेस्ट से होते हैं, ठीक है। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जिले का अंतिम पार्ट है और जल्दी जल्दी से कराऊंगा। हर की पैड़ी के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों में हर की पैड़ी है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हर की पैड़ी के अलावा यहाँ पे जो चीज़ें हैं, एक मंदिर है, उसका नाम है मकर वाहिनी गंगा का मंदिर, जो कि दक्षिणी शैली में बना है। तो अगर आपसे पूछता है मकर वाहिनी मंदिर, मकर वाहिनी गंगा मंदिर, गंगा मंदिर, ये ऋषिकेश नहीं है, हरिद्वार में है, और जो कि कहाँ है, दक्षिणी शैली का बना है। ये थोड़ा सा तेज बताऊंगा क्योंकि कल पेपर है, ठीक है। दक्षिणी शैली में बना है। और जो कल आपने पेपर क्वेश्चन वो लिखा था, एक नाम में थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया था, तो जैसे जहाँ पे आपने, मैंने कहा कि यहाँ पे कपिल मुनि ने तपस्या की थी, मैंने उसको कलिपा लिखा दिया था, वो आप कपिला कर देना उसको, ठीक है। कपिल मुनि की तपस्या की वजह से हरिद्वार को क्या कहते हैं, कपिला भी कहते हैं, इसको ये लिखना। कपिला किसका नाम है, हरिद्वार का ही नाम है। ये कलिपा हो गया था कल, उसको कलिपा काट के कपिला कर देना, तो ये आपका ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे 2 फेमस घाट हैं, एक को बोलते हैं गौ घाट, दूसरा को बोलते हैं कुशावर्त घाट। दो के दो कहाँ पे हैं, हरिद्वार में। गौ घाट में ये माना जाता है जिसने गौ हत्या की है, अगर उससे मुक्ति पाने के लिए उसका यहीं पे कुछ किया जाता है, उतना नहीं पढ़ना है। गौ घाट और कुशावर्त घाट हमें पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। तो गौ घाट प्लस कुशावर्त घाट, कुशावर्त घाट, ये दोनों कहाँ है, हरिद्वार में है। और जो कुशावर्त घाट है, इसका जो निर्माण किया था अहिल्याबाई ने किया था, महारानी अहिल्याबाई, ठीक है। महारानी अहिल्याबाई द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था कुशावर्त घाट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पे। अब डिटेल से मैं याद रखना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कल, क्योंकि पेपर है, आप लोग इतना समझ लीजिए। एक मनसा देवी का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है, एक माया देवी का मंदिर है, और चंडी देवी का मंदिर है, ठीक है। चंडी देवी जो पड़ता है इसके वेस्टर्न पोर्शन पे पड़ता है, इस पोर्शन पे हो सकता है कि उस पर्वत का नाम आपसे पौड़ी के अंदर आएगा वो, ठीक है। पौड़ी के अंदर वो पर्वत आता है, लेकिन मंदिर अब हरिद्वार शहर के आसपास ही है, तो पेपर में हरिद्वारी ऑप्शन देता हो, डिस्ट्रिक्ट की सीमा से नहीं जाता हो, ठीक है। वो पेपर का नाम हरिद्वारी क्वेश्चन देगा, पौड़ी वगैरह नहीं देगा। वो नील, क्योंकि नील पर्वत पे है, इसीलिए उसको कहीं कहीं लिखा है कि वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो 3 मंदिरों के आप लोग नाम लिख लीजिए, एक का नाम माया देवी का मंदिर, एक का मनसा देवी, एक का चंडी देवी। तीनों मंदिर प्रसिद्ध हैं, माया देवी, मनसा देवी और चंडी देवी, चंडी देवी मंदिर, ठीक है। ये तीनों कहाँ हैं, हरिद्वार जिले में प्रसिद्ध हैं, माया देवी, मनसा देवी और चंडी देवी का मंदिर। जो माया देवी का मंदिर है, ये माया देवी को हरिद्वार की जो है अधिष्ठात्री देवी बोला जाता है, ठीक है। माया देवी क्या बोलते हैं, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी। अधिष्ठात्री देवी किसको बोला जाता है, माया देवी को। मनसा देवी का जो मंदिर है वो किस पर्वत पे, विल्व पर्वत पे है मनसा देवी का, ठीक है। जो आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने मनसा देवी मंदिर दिखता है विल्व पर्वत पे। और जो आपका चंडी देवी का मंदिर है वो किस पे है, नील पर्वत पे है, जो कि पौड़ी की साइड पे पड़ता है, यानी इस पोर्शन पे, इधर को पड़ेगा वो, ठीक है। नील पर्वत, इसको लिख लीजिए, नील पर्वत पर।
यहाँ पे है। अब जो कल क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा आपको, वो आ सकता है कल पेपर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर और है, उसको बोलते हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर। एक कुंड है, उसको बोलते हैं भीमगोड़ा का कुंड। ये दो के दो आपके पूछे जा सकते हैं। अब जो कल क्वेश्चन आ सकता है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। क्या पता मेरी आपको याद आ जाए कि हाँ सर ने बताया था, टिक लगा दो, अभी बताऊंगा। एक तो लिख लीजिए बिल्केश्वर महादेव मंदिर, ये नहीं कह रहा हूँ कल आएगा, लेकिन मतलब ये तो हरिद्वार की चीज पढ़ लें। एक को बिल्केश्वर महादेव मंदिर, एक को भीमगोड़ा कुंड, ये दोनों हरिद्वार में है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट कंक्लूड कर दूंगा। अभी कल पेपर है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लाइटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में है, एक भीमगोड़ा कुंड है, भीमगोड़ा कुंड है, ये भी कहाँ है, हरिद्वार में। बिल्केश्वर महादेव मंदिर और भीमगोड़ा कुंड कहाँ है, हरिद्वार में। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर देना। यहाँ पे शांति कुंज है, जिसकी स्थापना किसने की थी, पंडित श्री राम शर्मा ने की थी 1971 में। तो इसको इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक शांति कुंज है, क्या है यहाँ पे, शांति कुंज। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा। पंडित, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, श्री राम शर्मा के द्वारा किसकी स्थापना की थी। शांति कुंज कहाँ पूछता, हरिद्वार में। कब स्थापना हुई थी, 1971 में। किसने की थी पूछता है, तो पंडित श्री राम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना। इसको वर्तमान में गायत्री तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको वर्तमान में, गायत्री तीर्थ। गायत्री तीर्थ ही इसी का नाम है, ठीक है। पर ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट आपको कर देना। अब इसके अलावा जो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक सप्तऋषि आश्रम यहाँ पे है। 7 ऋषियों ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सप्तऋषि आश्रम भी कहाँ पे है, हरिद्वार में है। सप्तऋषि, जो कल क्वेश्चन आएगा मैं बता सकता हूँ कि क्या आ सकता है। अब आएगा नहीं आएगा वो तो आयोग ही जाने, अभी बता सकता हूँ कि मैं अभी आएगा, बताता हूँ क्या आएगा आगे। सप्तऋषि आश्रम क्या है, हरिद्वार में ही है। और एक यहाँ पिरान कलियर है, और रुड़की के पास है। पिरान कलियर हिंदू प्लस मुस्लिम जो दोनों धार्मिक समुदायों के लिए समान महत्व का एक स्थल है, पिरान कलियर। और वो किससे संबंधित है, हजरत अलाउद्दीन अहमद से संबंधित है, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए पिरान कलियर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि पिरान कलियर कहाँ पे है। पिराने कलियर है, पिरान कलियर कहेगा आपको, क्या कहेगा, पिरान कलियर या पिराने कलियर, ठीक है। ये कहाँ है, रुड़की के पास है, रुड़की के पास है। और इसमें लिख लीजिए हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों धार्मिक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, पिरान कलियर। और किससे संबंधित है, इसका नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। इनका नाम है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर। हजरत अलाउद्दीन, हजरत अलाउद्दीन, हजरत अलाउद्दीन मोहम्मद साबिर लिख दीजिए। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर है, मोहम्मद नहीं, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर है, ठीक है। इसका नाम अहमद साबिर। तो पिरान कलियर कहाँ पे पूछता है आपसे, आप बता देना, रुड़की के पास है। और किससे संबंधित है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर से आपका ये सम्मिलित है, ठीक है। और एक अन्य स्थल यहाँ पे कनखल है, कनखल भी हरिद्वार में पड़ता है। और ये कालिदास के जो मेघदूत है उसमें उसका वर्णन भी मिलता है। और यहाँ पे लिख लीजिए कनखल, कनखल, ये कनखल भी कहाँ है, हरिद्वार में अवस्थित है। और कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है, ये भी लिख लीजिए, कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है। और ये बताया जाता है कि जो शिव जी के ससुर जी थे उनका यहाँ पे राजधानी रही थी, वो हमने नहीं पढ़ना, तो कनखल हरिद्वार में है। और शिव के मतलब यहाँ पे क्या लिख लीजिए, कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है। अब जो बताऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हेडिंग डालना रुड़की, डालना है रुड़की, क्योंकि कल पेपर है। अब जो मुझे लगता है, अब मुझे क्या क्या लगेगा, अब हो सकता है को ऐसा न लगे, हो सकता है कि इस टॉपिक से जो अभी पढ़ा रहा हूँ 1 नंबर दिख जाए, आपका चेहरा मुस्कान मतलब आपके चेहरे पे आ जाए। गारंटी नहीं है कि आएगा, लेकिन आ सकता है, इतना थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आए ना आए वो अलग बात है, ठीक है। तो रुड़की है, यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक गंगा जो नहर है, गंगा की नहर बना रखी, ऊपरी गंगा नहर वगैरह, वो सब बताऊंगा मैं। गंगा नहर के दोनों ओर इसको मतलब ये रुड़की शहर है। और ये यहाँ पे एक नदी बहती है, उसके साउथ पोर्शन पे, उसका नाम है सोनाली नदी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, गंगा नहर के दोनों ओर, गंगा नहर के दोनों ओर बसा है रुड़की, दोनों ओर। साथ ही साथ सोनाली नदी के दक्षिणी भाग में एक नदी बहती है यहाँ, सोनाली नदी,
के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में, सोनाली नदी के दक्षिणी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा रुड़की शहर। इसको बताऊंगा मैं आपको तीसरे पार्ट में, लास्ट पार्ट होगा। अब कल पेपर के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे बताना पड़ रहा, गंगा नहर के दोनों ओर ये है और यहाँ पे सोनाली नदी है, उसके साउथ पोर्शन पे आपको रुड़की शहर देखने को मिलेगा। ये इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है क्योंकि यहाँ पर 1847 में पहला एशिया का इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, जिसका नाम रखा गया था थॉमस सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो लिख लीजिए 1847 में यहाँ पर एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। ठीक है, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पर 1847 में खोला गया था और वो किसके नाम पे खोला गया था? थॉमस इंजीनियरिंग एंड सिविल कॉलेज, मतलब जो नाम था उसका नाम दिया गया थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसको क्या बोला गया बाद में? थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसको बोला गया था 1847, क्योंकि एक जेम्स थॉमस थे, उन्हीं का विचार था यहाँ पे कॉलेज खोला जाना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, अब इस कॉलेज को क्या किया भारत सरकार ने बाद में 1949 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। लिख लीजिए 1949 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा, विश्वविद्यालय का दर्जा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया इसको। 1949 में यूनिवर्सिटी का इसको क्या मिला था? दर्जा मिला था। और ये जब राज्य निर्माण हुआ, उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इसका जो है 7वें आईआईटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 21 सितंबर 2001 को इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया था, एक अध्यादेश के द्वारा, एक ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने निकाला था। उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से 21 सितंबर, इसको लिख लीजिए अगला पॉइंट, 21 सितंबर 2001 को 7वें आईआईटी के रूप में, 7वें आईआईटी के रूप में एक अध्यादेश के माध्यम से इसको दर्जा दिया गया था। पूरा लिखना, 21 सितंबर 2001 को 7वें आईआईटी के रूप में एक अध्यादेश के माध्यम से इसको दर्जा मिला था। अब आपको सर अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं। होता क्या है, जैसे कोई कानून बनाता है, कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है सेंटर पे। राज्य में कौन बनाती है? राज्य विधानसभा बनाती है, विधानमंडल बनाता है। अब क्या होता है, जब कानून बनाए जाते हैं वो किसी सेशन में होता है ना, 3 प्रकार के सेशन होते हैं, जैसे एक बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, शीतकालीन सेशन होता है, जब संसद चलती है। अब कभी कभी क्या होता है, एक इमरजेंसी कानून बनाने की जरूरत पड़ती है और उस टाइम सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है। बाई चांस कोई इंसिडेंट, कोई घटना हो जाती है, सपोज सितंबर के महीने में, और वहाँ पे सदन नहीं चल रहा है, तो सदन नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई अचानक से कानून बनाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को संविधान ने एक शक्ति दी है कि वो एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी करे जो डिक्टो क्या होगा, अपने आप में एक कानून माना जाएगा। उसको वही कानून माना जाएगा जो संसद अपने मतलब विधानसभा या संसद पास करके बनाती है। तो राष्ट्रपति को सेंटर में, राज्यपाल को स्टेट में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश का मतलब होता है जब सदन सत्र में न हो उस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। उसके बाद वो अध्यादेश को बाद में जब सदन चलने लगता है, 6 महीने के अंदर का टाइम दिए हैं, उसके अंदर उसको कानून में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से संसद कानून बनाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश हुआ था 21 सितंबर 2021 को 7वें आईआईटी के रूप में दर्जा दे दिया गया था। अब देखिए, ये तो यहाँ पे की चीज़ें हैं। अब जो मुझे लगता है कल के पेपर में आपका क्वेश्चन दिख सकता है, इसको नोट करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीज़ें बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर देना। इसको नोट कर लो, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या है जो आ सकता है पेपर में कल। हाँ, संभव है कि आ सकता है, इसीलिए मुझे ये कराना पड़ा। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे रक्षा एवं तकनीकी कौशल का कार्यालय है, वो रुड़की के पास ही। दूसरा बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप का भी यहाँ पे क्या है, ग्रुप है यहाँ पे। तो 2 चीज़ें लिखो, रक्षा एवं तकनीकी कौशल का कार्यालय, रक्षा एवं तकनीकी कौशल का कार्यालय यहीं पर है। ठीक है, कार्यालय ये नहीं आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये वाला। दूसरा, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप का भी यहाँ पे क्या है, कार्यालय है, यानी बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप भी यहाँ पे। अगला लिखो, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप,
इंजीनियर्स ग्रुप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो जो है यहाँ से अब जो आ सकता है वो मैं बताऊंगा, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। पहला लिखो केंद्रीय भवन व अनुसंधान संस्थान, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वो रुड़की में ही है। ठीक है, केंद्रीय भवन, क्या लिखोगे, केंद्रीय भवन निर्माण एवं केंद्रीय भवन व अनुसंधान संस्थान भी पूछ सकता है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, एक तो ये इंपोर्टेंट कर देना कि ये कहाँ पे है पूछेगा, तो रुड़की कर देना आंख बंद करके। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको, क्या लिखोगे, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है पूछता है, आप बता देना आंख बंद करके, रुड़की में। और 1947 के बाद से ही ये भवन निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखना। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान 1947 से ही इस फील्ड में काम कर रहा है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक तो ये आ सकता है आपका कल के पेपर में। अब इनमें से क्या पता आ जाए या ना आए वो तो अलग बात है। दूसरा जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पे है पूछते हैं, तो रुड़की में ही है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान बहादुराबाद के पास है, रुड़की के पास ही है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है आपका, यही है, रुड़की के पास ही है, बहादुराबाद नाम की जगह है। तो ये यहाँ पे से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी इंडियन इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको पता है। और ये जो है ये हो सकता है कि ये पूछे कि इसकी स्थापना सबसे पहले कब की गई थी। ये सबसे पहले 1928 में लखनऊ में बनाया गया था। एक छोटा सा मतलब उद्योग टाइप का छोटा सा था। बाद में 1945 के आसपास इसका वर्क एक्सटेंड किया गया और 1946 में इसको रुड़की में क्या कर दिया गया, बहादुराबाद के पास शिफ्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 1928 में लखनऊ में था। ठीक है, उसके बाद इसको किया गया 1945 में इसका वर्क क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लिखो 1945 में इसका वर्क कार्य क्षेत्र क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया गया। लिखना कार्य क्षेत्र विस्तृत यानी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, और 1946 में इसको रुड़की में शिफ्ट कर दिया गया, रुड़की ब्रैकेट में बहादुराबाद, यानी रुड़की बहादुराबाद में इसको रुड़की में 1946 में शिफ्ट कर दिया गया। तो भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है पूछता है, रुड़की में। 1928 में लखनऊ में सबसे पहले स्थापित किया गया, 1945 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया गया और 1946 में इसको रुड़की में बहादुराबाद में शिफ्ट कर दिया। नाम से ही लग रहा है किस चीज़ में काम कर रहा है, इरीगेशन, सिंचाई अनुसंधान, यानी इरीगेशन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में रिसर्च करने का इसका काम है। और तीसरा जो आएगा वो आएगा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, इसको लिख लीजिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। ये जो है ये भी कहाँ है, रुड़की के पास है, यानी रुड़की में 1978। ईयर्स भले ही ना पूछे आपसे लेकिन पूछ सकता है। अब आप मत कहना कि सर कहीं आप ही तो पेपर नहीं बनाते हो, ये भी कहते हैं बहुत से लोग। मैं पेपर नहीं बनाता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान का बोलता है, कभी ना कभी क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे पेपरों में। तो पहला भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान 1928 में लखनऊ में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था। 1945 में इसको कार्यक्षेत्र इसका विस्तृत कर दिया गया और 1946 में इसको रुड़की के बहादुराबाद में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा आता है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1947 से वर्किंग का है और ये भवन निर्माण के क्षेत्र में क्या करता है, रिसर्च करता है। और तीसरा आता है नेशनल वाटर साइंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है। 1978 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो टोटल आपका क्या हो गया, आज की क्लास का हो गया। ठीक है, अब इसका जो अंतिम भाग आएगा वो मंडे को आएगा। कल आपकी लाइव क्विज नहीं रहेगी। और मेरी फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जिनका कल एग्जाम है।
पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ जाना, घबराना मत उसके अंदर जाके, क्योंकि अगर घबराओगे तो एग्जाम के अंदर जो एंजाइटी होती है ना, वो आपका पेपर भी खराब ना कर दे। इसलिए अभी से फ्री माइंड रहो, कुछ नहीं पढ़ना है। आज की क्लास देखो, किताबें बंद कर दो, आराम से रेस्ट करो, सो जाओ, घूम फिर के आओ, कल पेपर देने जाना, शांत माइंड रखना। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपका पेपर बेहतर होता है मुझे बताना, आपके पेपर में किसी वजह से कोई कमी रहती है तो मुझे बताना। आगे की राह दिखाने के लिए भी स्टडी विथ योगेश आपके साथ हमेशा रहेगा, आगे भी मेहनत करवाएगा। जिसका पेपर जैसा भी होता है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई करना मत छोड़ना, चीज़ें अपने आप रिपीट होंगी। आपके पास बहुत समय है, आगे बहुत से आपके चीज़ें देखने को मिलेंगी, फिर से आपको यही एग्ज़ाम मिलेंगे, फिर से आपको ग्रुप सी के अच्छे अच्छे एग्ज़ाम मिलेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है लाइफ में जो चलती रहती है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।